था, भूल गया। रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल्स में आते हैं, इसमें हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट की रिएक्टिविटी देख रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि टेलोरियम एक लौता एलिमेंट है जो गोल्ड के साथ भी रिएक्ट होकर क्या बनाता है, गोल्ड टेलोराइट बनाता है। क्या बनाता है? गोल्ड टेलोराइट। इसलिए इसको ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया है क्योंकि एक स्पेशल केस है ना। अब आते हैं अपन ग्रुप 17 एलिमेंट पे। ग्रुप 17 एलिमेंट क्या मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे? अरे ऑफ कोर्स करेंगे, ये तो है। और रिएक्ट करके ज्यादातर ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाने वाले। चलो देखते हैं। सोडियम को आप जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम मेटल है और क्लोरीन अपना ग्रुप 17 एलिमेंट, क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड मिल रहा है जो कि एक अच्छा सॉल्ट है। दूसरा, मैग्नीशियम एक मेटल है, अगर आप उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हो जो कि एक हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। बना रहे कि नहीं? और सारे के सारे सॉलिड फॉर्म बन रहे, ध्यान दो, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। अब यहाँ पर बनने वाले जितने भी कंपाउंड कौन से टाइप के बन रहे? आयोनिक बॉन्ड के बन रहे। कौन से टाइप के बन रहे? आयनिक। अब बोलेंगे सर मेरे को कैसे याद रहेगा आयनिक बॉन्ड बन रहे? बहुत इजी है। जितने भी अगर कार्बन आपको दिख नहीं रहा है रिएक्शन में, तो ज्यादातर आयनिक बॉन्ड नहीं होते, वो मैक्सिमम आयनिक बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब इनके आयनिक कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है कि जो हेलोजन की आयनिक कैरेक्टर है, वो सबसे ज्यादा आयन जो जनरेट करेंगे वो मेटल फ्लोराइड करेंगे। ठीक है, एम क्या है? मेटल है। फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो सबसे ज्यादा मजबूत आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो सबसे कमजोर आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? मेटल आयोडाइड बनाएगा। समझ में आया कि नहीं? इजी है, इजी भी। ये कंफ्यूजन हो हाँ गया? सर, समझा। ये दो पे याद रखो, सीरीज बहुत इजी रहती है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हमेशा ऑर्डर में चलती है। तो सबसे मजबूत कौन बनाएगा? फ्लोरीन बनाएगा, मेटल के साथ जुड़ेगा। बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं पर ओके ओके, सबसे पहला नंबर इसका, और सबसे कमजोर मेटल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी पेज में भी उसी प्लेस पे आ जाता हूँ जहाँ पे मैं टीच कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग यहाँ पर है ना। पूरा मैंने टिक किया, नीचे का पूरा पैराग्राफ टिक किया, पढ़ना पड़ेगा पूरा। जो मेटल हाइलाइट होते हैं ना, वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। जितने भी मेटल हाइलाइट बनेंगे ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, मोर कोवलेंट देन वन हैविंग मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बोल रहे कि यहाँ पे कोवेलेंसी भी लोग दिखाते हैं, थोड़ा शेयरिंग भी इलेक्ट्रॉन करेंगे, पर कौन करेंगे? जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक स्टेनलेस क्लोराइड दिया है, टेट्राक्लोराइड, लेड टेट्राक्लोराइड, एंटीमनी टेट्राक्लोराइड, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड आर मोर कोवेलेंट देन दिस एलिमेंट। और यानी ये जो एलिमेंट्स है शुरुआत में जिनके साथ क्लोरीन मेटल के साथ जुड़ा है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट बेस पर, कोवेलेंट नेचर ज्यादा अच्छा है, और इनका कोवेलेंट नेचर डाइक्लोराइड का, डाई और ट्राइक्लोराइड का कम है। ठीक है, नहीं टेट्रा, यानी जितने ज्यादा क्लोरीन की मात्रा मेटल के साथ जुड़ेगी उतना ज्यादा इनका कोवेलेंट नेचर भी रहेगा। ओके, और जितनी कम मात्रा डाई ट्राई एटॉमिक फॉर्म में होंगे तो इनकी कोवेलेंट नेचर कमजोर रहेगी। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट क्या मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है, जल्दी रिएक्ट करेंगे ही नहीं। अब आते हैं एलोट्रॉपी पे, तो अंदर ही क्वेश्चन आ गया, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फस में फर्क क्या होता है? पॉलीमॉर्फस तो स्टडी ही नहीं किया। एलोट्रॉपी का मतलब एक ही टाइप का कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन ले लो, वही नेचर में डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन भी, डायमंड भी, ग्रेफाइट भी, बरोबर के नहीं? तो इनको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी नेचर बोलते हैं। अब ये कौन लेंगे? तो ग्रुप 16 पे पहले बात करेंगे। बोलते हैं ग्रुप 16 के ज्यादातर एलिमेंट एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी देंगे। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन को ही अगर आप देख लो तो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में भी, ऑक्सीजन और ओजोन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। ऑक्सीजन हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, पर उसी जगह में ओजोन हमारे लिए पॉइजनस है। ऑक्सीजन स्मेल करोगे तो कुछ नहीं होगा, ओजोन अगर बॉडी में चली गई तो डेथ हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से सल्फर भी हमारे नेचर में एलोट्रॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक है रोम्बिक और दूसरा है एलोट्रॉपिक। रोम्बिक बोले तो ऐसा पत्थर जैसा रहता है, और मोनोक्लिनिक बोले तो ऐसा रेशे रहते हैं, जैसे बाल के कैसे रेशे होते हैं ऐसा शेप होता है। और रोम्बिक बोले तो जो तुमने देखा ना, जेम्स देखा होगा क्लैश ऑफ प्लेन में, पत्थर के चमकीले पत्थर होते हैं ना, नोकीले, वो एक्चुअली रोम्बिक स्ट्रक्चर होता है। मोनोक्लिनिक बोले तो धागे जैसा रेशो होता है ना, इनको मोनोक्लिनिक टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं, शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप का एलोट्रॉप दिखाता है। बोथ आर नॉन मेटेलिक, बोलते हैं ये दोनों जो दिखा रहे हैं नॉन मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक नेचर नहीं रखते। बोले सेलेनियम एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉप। अब देखो हम लोग हर एक एलिमेंट का देख रहे हैं, पर सेलेनियम भी 2 एलोट्रॉप दिखाता है। कौन कौन सा? एक रेड कलर का नॉन मेटेलिक और एक ग्रे कलर का मेटेलिक टाइप का एलोट्रॉप दिखाता है ना। तो बोलते हैं ये जो जिसके अंदर जो ग्रे कलर का मेटेलिक जो है ना, सेलेनियम जो दिख रहा है एलोट्रॉप,
इसका इस्तेमाल फोटो कंडक्टर में करते हैं और फोटो सेल में भी करते हैं। तो फोटो सेल में ये जो इलेक्ट्रिक लाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना किसी लाइट एनर्जी से, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटो कंडक्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल का नहीं पढ़ूंगा मैं, उसके अंदर वही डिटेल बताई कैसे फोटोकॉपी प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे अपना सेलेनियम है। तो बोलते नीचे एक कोटिंग है जिसमें हमारा सेलेनियम है, तो जब लाइट की रोशनी इसमें पड़ती है, पर यहाँ से नहीं, यहाँ पे ये जेरोक्स मशीन लग रही है मुझे, है ना, तो मैंने ये गो थ्रू नहीं किया है। अब आगे टेलोरियम पे आते हैं। बोलते हैं टेलोरियम भी दो टाइप का दिखाता है, एक क्रिस्टलाइन है, एक अमोर्फस दिखाता है। पोलोनियम भी दो टाइप का दिखाता है, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों मेटेलिक होते हैं। समझ में आ रहा है, ये सिंपल है कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अरे अभी तो पढ़ा था, नहीं और डिटेल में पढ़ेंगे सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में। तो बोलते हैं सल्फर एग्जिबिट न्यूमरस एलोट्रॉप, मतलब बहुत सारे बनाते हैं, पर उसमें से जो इंपॉर्टेंट है रोम्बिक सल्फर जिसको अल्फा सल्फर बोलते हैं, और मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको बीटा सल्फर बोलते हैं। बोलते ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के एलोट्रॉप्स है इसके अंदर के। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, हो रहा है कि कौन से टाइप का सल्फर अल्फा बीटा में से कौन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देता है। इन वेपर स्टेट sulfur partly exists in disulfur molecule which has two unpaired electron in the anti-bonding biorbital like oxygen, hence it exhibits paramagnetic। वो तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो टॉपिक को लेकर वो एक्सप्लेन कर रहा है वो टॉपिक उससे रिलेटेड है, क्लास 11 से, है ना। पैरामैग्नेटिक पाई ऑर्बिटल बोलेगा अगर कोई सल्फर किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, तब ये पैरामैग्नेटिक देगा। आगे देखते हैं, नेचर वाइज भी दिखाया गया, टेबल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। टेबल मैंने, हाँ, पूरा स्टडी कर लिया टेबल। अब आते हैं रोम्बिक स्ट्रक्चर और मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक बोलते हैं हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, रेशियो होते हैं, और ये बोलते हैं एकदम कड़क कड़क पत्थर होते हैं, नोकीले पत्थर, चमकीले पत्थर। कलर, रोमिक सल्फर का कलर पेल येलो होता है, इसका ब्राइट येलो होता है, सॉलिड होता है वो। शेप की बात करिए, ऑर्थोरोमिक क्रिस्टल है, ये नीडल शेप है ना, पहली बार धागे जैसा रेशियो होता है, नीडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो रोमिक का मेल्टिंग पॉइंट 385 जो कि कम है, मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पानी के साथ सॉल्युबल तो नहीं है, पर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। इसकी बात करो तो ये भी कार्बन डाइसल्फाइड की, यानी दोनों सेम टाइप के सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल है। स्टेबिलिटी की बात करो तो स्टेबल बिलो 369 केल्विन, मतलब इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया 369 से तो ये अनस्टेबल हो जाता है। और ट्रांसफर टू बीटा सल्फर, और मतलब इसको अगर हीट किए ज्यादा तो ये अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्फा से ही बीटा बना हुआ है ना। ये स्टेबल है 369 में, ट्रांसफर इनटू, अरे ये क्या लिखा है, पर इसको अगर हिट करोगे ना बीटा को तो ये अल्फा बन जाता है, अगर ओवर आप उनके मेल्टिंग पॉइंट को हिट करेंगे। अच्छा है ना, तो यानी बीटा से अल्फा, अल्फा से बीटा दोनों बना सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एस मॉलिक्यूल हैविंग पैक्ड रिंग स्ट्रक्चर, इनका पैक्ड रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका भी पैक्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं, बहुत ईजी है। इनका इवेपोरेट किया जाता है रोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो रोमिक सल्फर को मेल्ट किया जाता है डिश में और कूल करते हैं टिल क्रस्ट इज फॉर्म, मतलब ऐसा लिक्विड होता है उसमें से मेल्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से रेशियो क्रस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। एंड रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ट आउट, और जो रिमेनिंग लिक्विड जो नहीं बन रहा है सॉलिड उसको फेंक देते हैं, तो नीडल शेप का एकदम क्रिस्टल बनता है जिसको बीटा सल्फर बोलते हैं। समझ में आया, यानी अल्फा सल्फर की मदद से ही ये बनाया जाता है बीटा सल्फर। अंडरस्टूड। तो टेबल आई होप तुमको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं आया टेबल में, कॉन्सेप्ट में क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है टेबल में। हाँ, कोई डाउट आया तुम लोग को टेबल में, आगे बढ़े। हाँ सर समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑक्सो एसिड में। अरे सर आपने पहले भी पढ़ा था ये, हाँ देखो वापस से फिट हुआ है, और लेफ्ट साइड में टेबल में कुछ लिखा है, रिमेंबर। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, बिल्कुल क्रियॉन जैसा है कि नहीं। क्या बोलते हैं इसको, ताज बोलते हैं ना, ताज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं भूल जाता हूँ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में ताज, जो राजा पहनते हैं क्राउन। ना। हाँ क्राउन, मैं क्रियॉन बोल रहा था। क्राउन, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं। ये भी एक रोम्बस स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल दी है यहाँ पे। इसके अंदर टोटल कितने सल्फर दिखाई दे रहे हैं तुम लोग को, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सल्फर, है ना। 8 सल्फर से क्राउन स्ट्रक्चर बने। नीचे भी एक चेयर टाइप का स्ट्रक्चर दिया हो जिसके अंदर 1 2 3 4 6 6 सल्फर,
ऊपर 8 से, यानी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये आपको दिख रहा था यहाँ पे एस, ये S8 है, करेक्शन कर लो, ये एक्चुअली सही से लिखा नहीं है, यानी ये रोम्बोहेड्रिक स्ट्रक्चर ही ऐसे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। अब आते हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है, किसी एसिड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं। तो सल्फर फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, बोलते हैं सल्फर ना बहुत सारे टाइप के एसिड बनाता है। सम ऑफ देयर आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ठीक है। दे आर नोन इन एग्जिस्ट इन एक्वस सोल्यूशन और इन देयर फॉर्म ऑफ सॉल्ट। बोलते हैं कि सल्फर से बनने वाले जो ऑक्सो एसिड है बहुत सारे तो बनाता है, पर इसके अनस्टेबल एसिड होते हैं, और ज्यादातर इसके एसिड लिक्विड फॉर्म में या तो सॉल्ट फॉर्म में मिलेंगे आपको। सब इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड के नाम नीचे दिए। अब तुम लोग सर ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो तुम लोग कुछ समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है। फरहान, साइमा, कुलसुम, स्ट्रक्चर, ये ऑक्सो हाँ एसिड की सर। डेफिनेशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि सल्फर भी बनाता है, तो सल्फर से जुड़े हुए जितने भी ऑक्सो एसिड है वो सारे स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करना है। पहले ये बनाओगे, आप लोग याद करोगे, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की करना आता ही है एग्जाम में अच्छे खासे 2-3 मार्क्स के लिए, ठीक है। हर एक स्ट्रक्चर काफी ईजी, आपको क्वांटिटी देखना है, क्वांटिटी का सल्फर देखना, सल्फर को सेंटर में ले लेना, फिर ऑक्सीजन कितने 4 है, तो 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में बनाए और रिमेनिंग 2 को हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है, क्योंकि आप लोग को पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रहता है। तो हमेशा अगर 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन उसके लिए रिजर्व रख देना और बाकी सबको नॉर्मल अटैच कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 सल्फर है, उसमें से 2 को तो आपने अटैच कर दिए, 2 4 हो गए, 5 बचा, 5 को आपने यहाँ लगा दिए, और जो 6 7 2 बचे ऑक्सीजन उसको हाइड्रोजन के। तो हमेशा याद रखना 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन उसके लिए बेचारे के लिए रिजर्व कर देना और बाकी को डबल बॉन्ड के साथ शांति से अटैच कर देना। इजी है कि नहीं स्ट्रक्चर बनाना। एक और चीज रखना, सल्फर भी टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है। सल्फर भी अगर 3 बॉन्ड बनेंगे तो एक ऐसा लोन पेयर बना देगा, और अगर 4 बनते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट मत करो, 4 बनते हैं तो मत बनाना। यहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो H2SO5, तो 2 ऑक्सीजन छोड़ दो, 3 ऑक्सीजन बचे, 3 में से हमने 2 को यहाँ लगा दिया, बरोबर। और 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आप लोग नहीं बना सकते ऑक्सीजन में, ठीक है, मैक्सिमम 2 डबल बॉन्ड। और जो बचे उसको देखो OH के साथ ही अटैच कर दिया, समझ ला। यहाँ पे H2H2O8 है, तो हाइड्रोजन के लिए तुमको कितने ऑक्सीजन देने पड़ेंगे, 2 दे दो। और यहाँ पे H2 है तो 2 सल्फर के बीच में जो एक अटैचमेंट एक ऑक्सीजन का हो गया, और बाकी जो 2 ऑक्सीजन है OH के साथ चले गए, और रिमेनिंग जो 2 बचे उसको डबल बॉन्ड के साथ लगा। तो आपको यहाँ से समझ में आया डबल बॉन्ड के साथ आप कितने ऑक्सीजन लगा सकते हैं, सिर्फ 2 ऑक्सीजन, इससे ज्यादा आप डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। स्ट्रक्चर याद रहेगा, रिमेम्बरिंग रहेगी क्या क्या कंडीशन है। सल्फर सल्फर होंगे, यहाँ पे कुछ यूनिक स्ट्रक्चर दे रहा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड करके सल्फर सल्फर को अटैच किया है। अब आते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। क्या हेलोजन में भी ऑक्सो एसिड दिखाई देते हैं, बोलते हैं हाँ, इसमें तो ज्यादा दिखाई देते हैं और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऑक्सो एसिड और बहुत प्योर फॉर्म बनाता है, जैसे यहाँ पे एक नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड, दूसरे का नाम है हाइपरक्लोरो एसिड, दूसरा है आयोडिक एसिड, तीसरा नाम है मेटा प्रियोडिक एसिड, और अदर है स्टेबल। बोलते हैं सब स्टेबल है, और ये भी लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और सॉल्ट फॉर्म में भी होते हैं। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हेलोजन से बनने वाले ऑक्सो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जितनी ज्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तभी बढ़ेगा जब इनका एटॉमिक नंबर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HClO, है ना, इसके अगर इससे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 3.5 है ना, वीक एसिड है। उसी की बजाय HClO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका pH वैल्यू HClO से ज्यादा, ठीक है। तो जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मजबूत ऑक्सो होती है। इसमें भी आपको क्या ज्यादा स्टडी करना है, मत पढ़ो ये कॉन्सेप्ट को, कोई मतलब नहीं, स्ट्रक्चर की स्टडी करना है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। तो आपको ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं आएगा इतने डिटेल में। स्ट्रक्चर की स्टडी करने का HOCl है ना, तो कैसे स्ट्रक्चर बना समझ में आ रहा है, HOClO, इसको HOCl2O2 भी लिख सकते हैं, HOClO, समझ में आया स्ट्रक्चर कैसे बना रहे। हर एक स्ट्रक्चर में HOCl कॉमन दिख रहा है कि नहीं, हाँ फरक, साइमा, कुलसुम, हाँ सर। तो ये याद होगा, HOCl बना लेने का आग बंद करके,
उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा ना उसको आगे अटैच करते जाने, समझ गए? सर ये फ्लोरस स्ट्रक्चर क्लोरिक और पैर क्लोरिक पता कैसे चलेगा, मतलब कोई पर क्या क्लोरिक नाम से एसिड, रखे? पर क्लोरिक एसिड HClO4 को बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम का ये प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, इसमें कोई IUPAC नोमेनक्लेचर रूल नहीं दिए हुए। ठीक है, हाँ इंटर हैलोजन के लिए दिए, इसके लिए नहीं दिए। अच्छा, ऑक्सीजन वाला पार्ट नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर की यहाँ की ही प्रैक्टिस करो अच्छे से। हाइपोक्लोरिक एसिड में HOCl होता है, क्लोरो एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है, वो ट्रिक एकदम आसान है। पहले ऐसा लिखो, HOCl लिखो, इसका नाम क्या है? हाइपोक्लोरिक एसिड। इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड किया तो क्लोरिक एसिड हो गया, अगर इसमें ऑक्सीजन एक और ऐड किया तो क्लोरिक एसिड हो गया, अगर इसमें और एक ऑक्सीजन ऐड किया तो परक्लोरिक एसिड हो गया। समझ में आया? नहीं, हर एक स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलकर ही नाम बनेगा। कैसे याद करना है समझ में आया फरहान, साइमा? सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होगा उस हिसाब से नाम बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड? फिर डाउट आ गया? हाँ साइमा, फरहान, हाँ पक्का क्लियर है ना कैसे याद करना है? थोड़ा हाँ ट्रिक सर। तो मैंने आप लोग को बता दिया, ऑक्सीजन का नाम जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके नाम बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन हमको नहीं पढ़ना है और ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड के बारे में भी स्टडी नहीं करना है, तो ये वाला पार्ट सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसका रिड्यूसिंग पार्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया है, सिंपल ऑक्साइड के बारे में भी नहीं पढ़ना, ये सब रिड्यूस हो चुका है, तो आप लोग को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को डायरेक्ट कहाँ से स्टडी करना है? पेज नंबर 152 से स्टडी करेंगे, कॉमन सल्फर से। ठीक है, तो कॉमन कंपाउंड ऑफ सल्फर, कॉमन सल्फर नहीं, कंपाउंड ऑफ सल्फर से हम लोग स्टडी करेंगे कल। ठीक है, कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अच्छे से स्टडी ठीक करो, है कुछ सर। भी डाउट है तो गो थ्रू कर लो, हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं। स्टिल अपने पास टाइम है लेकिन कल देखते हैं। ठीक है, चलो स्टॉप करते हैं हम लोग यहाँ पे ही लेक्चर को।